हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के बारे में बात करेंगे। आज से क्लास 11 का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे कौन सा चैप्टर हम लोगों को पहले आज स्टार्ट करना है। तो देखिए, आप लोगों के सिलेबस का सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेट्स बोलते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि आखिर समुच्चय होता क्या है। तो ऐसे ही जो सेट शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग पहले से यूज करते आते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं शरबत सेट, टी सेट, सोफा सेट, कपड़ों का सेट, किताबों का सेट, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट। मतलब हम लोग पहले से ये सेट शब्द बोलते आ रहे हैं। यहां से एक बात तो क्लियर हो गया कि सेट का मतलब है समूह का, मतलब कि ये बोध करा रहा है समूह का। सेट यानी कि कलेक्शन, कुछ ऐसा कलेक्शन है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका समूह है और उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो सेट है। इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन गणित में ये आया कैसे, इसका उपयोग हम लोग गणित में कैसे करने लगे? तो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर साहब जब त्रिकोणमिति के श्रेणियों का अध्ययन कर रहे थे, त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों का हल कर रहे थे, तो सबसे पहले उनका परिचय हुआ सेट से, समुच्चय से। और ये जॉर्ज कैंटर, ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं। 1845 में इनका जन्म हुआ था और 1918 तक ये रहे थे, जीवित रहे थे। तो जॉर्ज कैंटर साहब को ही इसका क्रेडिट जाता है कि समुच्चय का विकास जॉर्ज कैंटर साहब ने किया है, यानी कि समुच्चय का जनक। इसको हम लोग समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। समुच्चय सिद्धांत का जनक जॉर्ज कैंटर साहब हैं। इस समुच्चय का उपयोग हम लोग गणित के अन्य ब्रांच में भी, अन्य शाखाओं में भी करते हैं। ज्यामिति में भी पढ़ते हैं हम लोग, बीज गणित में भी पढ़ते हैं हम लोग, और इसका उपयोग प्रायिकता में भी किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका उपयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने में किया जाता है। अब चलिए जरा सा देखें कि जॉर्ज कैंटर साहब ने समुच्चय के बारे में बताया क्या था। तो हम लोग जो समुच्चय जाने, हम लोग समूह के बारे में मैंने पढ़ा, तो बहुत तरह के समूह होते हैं। तो सभी समूह को हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, सभी समूह को हम समुच्चय नहीं कर सकते हैं। कैसे समूह को हम समुच्चय कहते हैं, कहेंगे तो वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो भिन्न भिन्न हो, जो दोहराई न जाए, मतलब कि जिस वस्तु को हम बिना दिमाग लगाए, बिना ज्यादा गौर फिक्र किए हम बता सकते हैं कि यह वस्तु उसी समूह का है, ठीक है। तो ऐसे समूह हमारा कहलाता है समुच्चय। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, जैसे हम बोल दे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 चले जाइए, ये आपका समुच्चय है, क्योंकि इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, तो समुच्चय है। हम बोलते क्लास 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, ये भी समुच्चय है, क्योंकि वहां क्लास 11 के विद्यार्थी जो हैं तो वो एकदम फिक्स है कि वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है। यहां भी हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से हम बोलते हैं कि ये समुच्चय है। आगे हम बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, उसका स्वर ए ई आई ओ यू, ये सबका सब क्या है, समुच्चय है। लेकिन आपसे हम कहें कि विश्व के 5 महान गणितज्ञों का समूह, महान गणितज्ञों का समूह। अब जरा देखिए आप लोग, गणितज्ञ तो होंगे, ये जो महान शब्द आ गया, इसका कोई मापदंड नहीं होता है। अलग अलग काल के, अलग अलग युग के, अलग अलग जगह के महान, जब हमने बनाया किसी को, महान शब्द मैंने बोला, तो महानता का कोई मापदंड नहीं होता है। हम किसी एक गणितज्ञ का दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो शब्द आया, ये बताने में दिक्कत होगा, पहचानने में दिक्कत होगा, किसको हम महान की श्रेणी में रखें और किसको महान की श्रेणी से हटाएं, तो ये आपका समुच्चय नहीं हुआ। बुद्धिमान व्यक्तियों का समुच्चय, ये समुच्चय नहीं होगा। बुद्धिमान अगर हम कह रहे हैं
तो कौन कितना बुद्धिमान है, बुद्धिमान का मापदंड कोई नहीं होता है। अब चलिए अब ले लें कि भारत के महान बल्लेबाज का समूह, सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का समूह ले लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अगर बोल दें तो सर्वश्रेष्ठ ये जो शब्द है ये इसका कोई मापदंड नहीं होता है, कौन कितना महान है, कौन किससे महान है। हम आंकड़ों पे जाते हैं, क्रिकेट में हम आंकड़ों पे बात करते हैं, किसका आंकड़ा कितना है, उसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि ये महान है या नहीं है। प्रतिभा जैसा शब्द आ जाए, सर्वश्रेष्ठ जैसा शब्द आ जाए तो ये समुच्च को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि महानता, सर्वश्रेष्ठ, प्रतिभा, बुद्धि, ये क्या होता है कि इसका कोई मापदंड नहीं होता है। इसको हम क्लियर, इसको स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इस तरह के समूह को हम समुच्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्च, तो ये हमारा समुच्च है। प्राकृत संख्याओं का समुच्च, पूर्ण संख्याओं का समुच्च, वास्तविक संख्याओं का समुच्च, ये सारे का सारे जो आएंगे ये सब आपका समुच्च कहलाएंगे। इन सब बातों के बाद एक जॉर्ज कैंटर साहब ने बताया कि समुच्च किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। मतलब ऐसे वस्तुओं का संग्रह, ऐसे वस्तुओं का समूह जो सुपरिभाषित हो, कि अगर एक संग्रह दे दिया जाए, एक समूह दे दिया जाए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो वस्तु है, उसमें जो अवयव है वह उसी श्रेणी का है, बिना किसी दिमाग पे जोर लगाए, बिना ज्यादा विचार किए आसानी से हम बता सकते हैं कि ये वस्तु उसी संग्रह का, उसी समूह का है। तो इस तरह के समूह जो होंगे समुच्च कहलाएंगे। लेकिन जिस संग्रह के बारे में, जिस समुच्च के बारे में हमें ज्यादा परेशानी होगी सोचने में, निर्णय लेने में, उस तरह के समूह आपका समुच्च नहीं होता है। तो वैसे तो समुच्च जो होता है वो अपरिभाषित होता है, लेकिन समुच्च किसे कहते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं, ये पहचान लेंगे कि समुच्च किसे कहते हैं। तो अब जरा देखते हैं समुच्च की परिभाषा। मैंने लिखा है कि समुच्च क्या होता है, तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। और समुच्च जिन वस्तुओं से मिलकर के बनता है, वो संग्रह जिन वस्तुओं का होता है, उस वस्तु को उस समुच्च का अवयव या सदस्य कहते हैं। उस समुच्च को, उस वस्तु को उस समुच्च का अवयव या सदस्य कहा जाता है। समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC ऐसे Z तक द्वारा सूचित किया जाता है। किसी के साथ, किसी के द्वारा हम सूचित कर सकते हैं, तथा उसके जो अवयव होते हैं उसको छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए जरा सा, कोई समुच्च लिखा कैसे जाता है। तो समुच्च लिखने का जो तरीका होता है ना, कि जैसे हम समुच्च को निरूपित कर दिए A से, और हमें कह दिया जाए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्च है, तो हम समुच्च को महिला कोष्टक के अंदर, महिला कोष्टक के अंदर अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखते हैं। अब प्राकृत संख्या अलग अनंत तक जाएंगे तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या इसको हम यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं। बताना ये है कि समुच्च को हम बड़ा अक्षर से सूचित करते हैं, महिला कोष्टक के अंदर उसके अवयव को अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखते हैं। ठीक है। अब दूसरा समुच्च मान लीजिए हम B ले लिए और यहां लिख दिया AEIOU। दोनों देखने के बाद एक चीज क्लियर है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि ये समुच्च है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि गिनती है, दिमाग नहीं लगाना है। यहां भी देख करके आप बता सकते हैं कि ये समुच्च है। क्यों भाई? क्योंकि ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, वॉवेल है ये। और लिखा कैसे गया है, समुच्च को निरूपित किया गया बड़ा अक्षर से, उसके अवयव को महिला कोष्टक के अंदर अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक और चीज मैंने थोड़ा देर पहले बोला है कि समुच्च के अंदर उसके महिला कोष्टक में एक अंक को या एक ही अक्षर को दोहराया नहीं जाता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमको स्कूल शब्द लिखा हुआ है, स्कूल ये है ना, अगर इसको हमें समुच्च के रूप में लिखना होगा, अगर हम A बराबर ही ले लेते हैं तो महिला कोष्टक में जाएंगे, क्या लिखेंगे, S, C, H, O,
एल, हम ओ 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय का ये रूल होता है कि उसके अंदर हम अक्षर को या अंक को दोहराते नहीं हैं। ठीक है। अब देखिए एक और चीज है, अब मैंने अभी बताया कि इसके अवयव को, अब ए बी, यहां भी ए है, ये आपका समुच्चय हो गया। 1 2 3 4 क्या है, इस समुच्चय का अवयव है। ए ई आई ओ यू क्या है, इस समुच्चय का अवयव है। एस सी एच ओ एल ये क्या है, इस समुच्चय का अवयव है। तो अवयव को एक अक्षर ये ऐसे सी की तरह थोड़ा मुरड़ आता है और बीच से काटते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है ग्रीक अक्षर है ये, इससे हम निरूपित करते हैं। इसका मतलब हम एलिमेंट भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, बिलोंग्स टू भी बोला जाता है ये। ठीक है। इसका उपयोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू है ना, तो ए इस समुच्चय बी का अवयव है, तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू बी। क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू बी, मतलब कि ए समुच्चय बी का अवयव है। ई बिलोंग्स टू बी, या इसको बिलोंग्स ना बोल के हम बोलेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या बोलेंगे ए बी का सदस्य है, या फिर ये भी बोलेंगे कि ए बी में है। समझ में आई बात। अब ये हो गया, ये किसी समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे लिख करके ये काटा रहे तो इसका मतलब होता है नॉट एलिमेंट, नॉट बिलोंग्स टू। अब ए आई ओ यू में अगर हम लिख दें यहां पर जेड बिलोंग्स टू बी, तो आप देखिएगा कि जेड तो इसमें है नहीं, जेड इसमें नहीं है, तो जेड बिलोंग्स टू बी ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे काट देंगे और लिखेंगे जेड डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या बोलेंगे जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है। अब यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहां मैंने ये बताया समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, उसके अवयवों का निरूपण कैसे किया जाता है, समुच्चय को लिखा कैसे जाता है, तो महिला कोष्ठक के अंदर अलग अलग कॉमा देकर के लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि किसी भी शब्द का अगर समुच्चय हम लिखते हैं तो उसके अक्षरों को दोहराया नहीं जाता है। स्कूल में डबल ओ है, लेकिन जब उसको हम समुच्चय के रूप में लिखें तो वहां हम सिर्फ एक सिंगल ओ ही लिखेंगे। और उसके बाद मैंने बताया कि उसके सदस्य जो होते हैं उसको कैसे हम डिनोट करते हैं। तो ये चिन्ह है, इसको एप्सिलॉन, ग्रीक अक्षर है, एप्सिलॉन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, अगर ऐसे लिखें कि ए बिलोंग्स टू ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ, सॉरी, ए बिलोंग्स टू बी, ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या ये बोलेंगे कि ए बी का सदस्य है, ए बी में है। जो अवयव समुच्चय का हिस्सा नहीं होता है, समुच्चय का अवयव नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, उसको ऐसे लिखते हैं जेड डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या जेड इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, या जेड बी का अवयव नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि जेड इसमें नहीं हो सकता है, नहीं है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब आप लोगों को बताया जाएगा समुच्चय को निरूपित करने का 2 तरीका होता है। कौन कौन 2 तरीका होता है, अभी आपको बताया। चलिए अब देखिए, अब हम बता रहे हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। देखिए इसको 2 तरीका से लिखा जाता है समुच्चय को। पहला है आपका सारणिक विधि या सूचीबद्ध विधि, अंग्रेजी में इसको टेबुलर मेथड बोलते हैं या रोस्टर मेथड बोला जाता है। इसमें कैसे लिखा जाता है, सारणिक विधि में, तो इसमें लिखा जाता है कि सारणिक विधि में या सूचीबद्ध विधि में किसी समुच्चय को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना है, तो हम ऐसे लिख देंगे मझला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 5 अलग अलग कॉमा दे दे करके लिख दिया गया है। अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ही हम ले लेते हैं, तो ये लिख दिया जाता है ए ई आई ओ यू। अगर आपसे कह दिया जाए सम संख्याओं का समुच्चय, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं 2 4 6 8, इस तरह से। इसमें भी शर्त लगा देगा कि सम संख्याओं का समुच्चय अगर आपको लिखना है तो प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय, तो वहीं तक रुक जाएंगे। और अगर उसके आगे जाना चाहते हैं हम, तो उसके आगे तो डॉट डॉट लेके छोड़ देंगे, क्योंकि तो अनंत होगा ना, ये गिनती से बाहर है, बहुत ज्यादा है ये। अब उसके बाद क्या करें, अगर कहते हैं स्कूल शब्द के एक अक्षर का समुच्चय, तो स्कूल शब्द बोलेगा तो मैंने लिखा था SCHOL, ये
आपका जो है ये लिखा गया है सारणिक विधि में, सूचीबद्ध विधि में। मतलब कि सारणिक विधि में हम समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारणिक विधि में उसके समुच्चय को मझले कोष्टक के अंदर अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखा जाता है। उसी चीज को जब समुच्चय निर्माण विधि या गुण प्रकटीकरण विधि के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि हम समुच्चय को ऐसे भाषा के रूप में लिखें कि वो पढ़ने के बाद समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए होता क्या है, इसको भी हम लोग महिला कोष्टक के ही अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे पहला यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको महिला कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्लियर हो गया। जो चीज मैंने ऊपर लिखा है वही चीज यहाँ हो गया। इसको ऐसे बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स, या कहीं कहीं इसको ऐसे लिखता है एक्स और ये आ जाता है कॉलन एक प्राकृत संख्या है, या इस चिन्ह का उपयोग करेंगे या इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसका अर्थ होता है कि एक्स ऐसा है कि यह एक प्राकृत संख्या है। समझे ना। दूसरा अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, स्वर है। यहां से क्लियर हुआ कि समुच्चय निर्माण विधि में या गुण प्रकटीकरण विधि में हम लोग जो लिख रहे हैं उसी चीज को लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ गुण दर्शाया जा रहा है और वहां अलग अलग कॉमा दे दे करके लिखा जा रहा है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। जब सवाल हम लोग बनाएंगे तो ये और क्लियर होते चला जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये चीज तो हो गया। इसमें मैंने एक यहाँ मैं थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि ये कॉमा दे देकर बोल देगा कि 10 तक रुक जाना है या आगे तक चले जाना है। तो समुच्चय इसके आधार पर दो प्रकार का होता है। हम गिनती के आधार पर दो प्रकार का होता है, उसके और अन्य प्रकार भी हैं, लेकिन यहाँ हम जिस प्रकार की बात कर रहे हैं उसकी गिनती के आधार पर बता रहे हैं। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। सुनिएगा, परिमित समुच्चय मतलब कि वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, जिसके अवयव परिमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं, फाइनाइट सेट बोला जाता है। और एक होता है अपरिमित समुच्चय। तो वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, अनगिनत हो, गिना नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब आगे हम लोग कुछ और बातें को देखेंगे। अब चलिए, आप लोगों के दिमाग में ये बात आया होगा कि अभी जैसे बताया कि किसी समुच्चय को हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। उसको समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख सकते हैं और उसको हम लोग सूचीबद्ध तरीका से भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी समुच्चय को ऐसा लिखना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 था तो गिनती प्रकट कर रहा था, प्राकृत संख्या था, हमने उसको रोस्टर रूप में भी लिख दिया और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया, मतलब सूचीबद्ध तरीका से भी लिख दिया और समुच्चय निर्माण विधि से भी लिख दिया। लेकिन मान लिया जाए कोई समुच्चय हमको ऐसे दिया रहे, ए बराबर दिया रहे राम, मोहन, सीता। अब जरा बताइए, ये तो समुच्चय है, समझ में आ रहा है कि राम, मोहन, सीता यह प्रॉपर नाउन है, समुच्चय है, क्लियर है। लेकिन अब ये अलग अलग महिला कोष्टक में कॉमा देकर के तो लिखा गया है, इसको गुण प्रकटीकरण में कैसे लिखेंगे, संभव नहीं है। इससे ये बात सिद्ध हो रहा है कि सभी समुच्चय को हम दोनों तरीका से आसानी से नहीं लिख सकते हैं और उस चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं है। चलिए, एक ये तो आपका सूचीबद्ध तरीका था। एक हम समुच्चय निर्माण विधि में आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि एक समुच्चय दे दिया जाए और लिखा रहे एक सच एक्स सिर के एक बाल का समुच्चय, एक बाल का समुच्चय या समूह लिखते हैं। सर में बहुत सारा बाल है, इसको हम इस रूप में कैसे लिखेंगे, लिखना संभव नहीं है। मतलब यह इसे क्लियर हुआ कि हम सभी समुच्चय को दोनों रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहां संभव होगा वहीं इसको हम लिखेंगे। अब आगे कुछ चिन्ह हैं, कुछ संकेत है जिससे निरूपित किया जाता है कुछ संख्याओं को, वो इस चैप्टर के अंत तक हमें यूज होगा। उसको जरा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे एन है, एन क्या है जी, आप जानते हैं कि एन फॉर नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्याओं को एन से सूचित किया जाता है।
तो समझ जाइएगा n जहां भी रहे वहां समझिएगा ये प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। ये आपका 1 2 3 ये आपका गिनती की संख्या को बात कर रहा है। अगर आपका W आ जाता है तो होल नंबर होता है नहीं, 0 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या की ये बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपका Z आए या I आए, Z आए या I आए, इसका मतलब ये होता है कि यह पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक में देखिए माइनस वाला भी अंक होता है, जीरो भी शामिल होता है और प्लस वाला भी अंक होता है। पूर्णांक में सब शामिल होता है। प्राकृत संख्या में एक से बड़ा सब धनात्मक, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है और पूर्णांक में ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है, लेकिन पूर्ण होता है, दशमलव में नहीं आएगा ये। ठीक है, अब अगर हम आगे अगर चले जाए, इसी में क्या करता है, Z प्लस दे देता है या I प्लस दे देता है। तो Z प्लस या I प्लस का मतलब हो गया ये सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। Z प्लस या I प्लस का मतलब क्या हो गया, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। अब आ जाता है Q। Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप जानते हैं, x सच दैट x एक परिमेय संख्या है, मतलब p बाई क्यू के रूप में। वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में होता है, x सच दैट x एक परिमेय संख्या है, संख्या है ना। अर्थात p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। तो उससे हम q को बड़ा वाला q से हम परिमेय संख्या को सूचित करते हैं। अगर इसमें भी प्लस और माइनस दे दे तो q प्लस रहेगा तो समझिए धनात्मक परिमेय संख्या की बात हो रही है, q माइनस रहेगा तो समझिए ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात हो रही है। r आ जाए, r आप जानते हैं r फॉर रियल नंबर, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है और वास्तविक संख्या में ये सब शामिल हो जाता है टोटल। उसमें परिमेय भी रहता है, अपरिमेय भी रहता है, पूर्णांक भी रहता है, पूर्ण भी रहता है, प्राकृत भी रहता है। तो ये वास्तविक संख्या क्या होता है, मतलब वैसी संख्या जो संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे फिर मिलेगा C। C से हम लोग सम्मिश्र संख्या के निरूपित करते हैं। अब सम्मिश्र संख्या क्या होता है, तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का संग्रह होता है। वो अभी आप लोग पढ़े नहीं है, आगे के चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा। मतलब कि वह संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में हो, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। जहां आई स्क्वायर का मान होता है आपका -1 आई स्क्वायर का मान होता है, तो ये आगे आपको मिलेगा। ये सब संकेत आप लोगों को याद रखना है जो आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो कुछ भी बताया गया वो सारा चीज अच्छा से समझ में आया है। और आगे के वीडियो में हम चैप्टर 1.1 आप लोगों का जो है वो बताएंगे, उससे रिलेटेड सवाल बताएंगे। इसका जो थ्योरी है आप लोग चाहें तो रोक करके इसको वीडियो को पॉज करके लिख करके समझ सकते हैं, या आप किताब में मैं ऑफर करूंगा आप लोगों को कि एनसीईआरटी का किताब आप ले लीजिए, या केसी सिन्हा का बुक, स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रकाशन का होता है, राइटर डॉक्टर केसी सिन्हा है। ये दो बुक से आप थ्योरी वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक और बात है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो अच्छा से समझ नहीं पाएंगे। आपको एकदम थ्रोली लाइन बाय लाइन वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग चैप्टर में जो सवाल है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।